नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद के अंतर्गत हम उनके उपन्यास रंगभूमि एवं कर्मभूमि के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रेमचंद जी ने अन्य अनेक प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है, जिसमें सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास आते हैं। आज हम प्रेमचंद जी की उपन्यास कला संबंधी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत करते हैं। नंबर 1 है कि प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन समस्याओं का अत्यंत ही कलात्मक ढंग से निरूपण किया है। सेवा सदन में जहां उन्होंने भारतीय नारी की पराधीनता संबंधी समस्या को उठाया है और वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की ओर संकेत किया है, वहीं प्रेमाश्रम में जमींदारों के अत्याचारों के साथ साथ ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर भी विचार किया है। इसी तरह रंगभूमि में जहां औद्योगिकरण की नीति संबंधी समस्या का उद्घाटन किया है, वहीं कायाकल्प में आध्यात्मिक चित्र अंकित करते हुए पुनर्जन्म विषयक समस्या को उठाया है। ऐसे ही प्रेमचंद ने निर्मला में दहेज प्रथा जैसी घातक सामाजिक समस्या का निरूपण किया है। वहीं प्रतिज्ञा में विधवा विवाह की समस्या को उठाया है। इसी तरह गबन में जहां प्रेमचंद ने नारी की आभूषण प्रियता एवं समाज के मिथ्या आडंबर से उत्पन्न समाज की अनिष्टकारी समस्या की ओर संकेत किया है। वहीं कर्मभूमि में भारत के स्वाधीनता आंदोलन की गहनता और प्रसार का चित्रण किया है। इसके साथ ही गोदान में जहां ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं के साथ साथ भारतीय किसान की ऋण संबंधी समस्याओं का उद्घाटन किया है। वहीं मंगलसूत्र में नगर की जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करना चाहते थे, परंतु असमय काल कवलित हो जाने के कारण यह उपन्यास उनका अधूरा ही रह गया। दूसरा बिंदु इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, उन उपन्यासों में अधिकांश कथानक समाज सुधार, नैतिकता, आदर्शवाद आदि को लेकर चले हैं, परंतु गोदान में आकर प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण यथार्थवाद की ओर झुक गया। उन्होंने सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का घोर विरोध भी किया है। मध्य वर्ग की परंपरागत रूढ़ियों, मिथ्या आडंबर, दंभ, अहंकार आदि के विडंबनापूर्ण चित्र भी इनके उपन्यासों में मिलते हैं तथा कथित सभ्य समाज की विकृतियों का भी उद्घाटन इन्होंने किया है और निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का यथा तथ्य निरूपण किया है। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया है तथा समाज में फैली हुई अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों का भी पर्दाफाश किया है। इन्होंने सदियों से शोषित, पीड़ित, दलित एवं अभिशप्त किसानों के जीवन की मार्मिक कथा भी प्रस्तुत की है और उसके माध्यम से पाठकों की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयास भी किया है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, प्रेमचंद जी मानव स्वभाव के पारखी थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत ही कलात्मक ढंग से किया है। उनके सभी पात्र अपना पृथक पृथक व्यक्तित्व लिए हुए हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य एवं हीनता से संपन्न हैं। इनके चरित्र प्राय स्थिर न होकर के विकासशील है, उनमें मनोवैज्ञानिकता भी है और उनके क्रियाकलाप और व्यवहार और पात्रों की मनोवृत्ति आदि का उन्होंने अत्यधिक सटीक ढंग से निरूपण किया है। उनके उपन्यासों में गांव तथा शहर के समाज, शोषक, मजदूर, किसान, अधिकारी, पूंजीपति, सामंत, महाजन, उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग के प्रतिनिधि सभी प्रकार के पात्रों को देखा जा सकता है। उन्होंने सभी, चाहे वो बालक हो, बूढ़ा हो, युवक, युवती हो, प्रौढ़ हो, सभी के व्यक्तित्व के स्वभाव की विशद व्याख्या इन्होंने की है। चौथा पॉइंट है इनका
कि प्रेमचंद जी ने गांधी जी की अहिंसा, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से वो अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने ऐसे पात्रों का चयन किया है जो उपर्युक्त सभी भावनाओं के अनुकूल आचरण करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, रंगभूमि का सूरदास सत्य और अहिंसा के बल पर ही पूंजीपति एवं शासन से टक्कर लेता है। कायाकल्प का चक्रधर भी अहिंसात्मक उपायों द्वारा गोवध को रोकने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार कर्मभूमि का अमरकांत किसानों के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता है। अगला बिंदु है इसका नंबर 5 कि प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में ऐसे कथोपकथनों अर्थात संवादों को अपनाया है जो कथा विकास के साथ साथ चरित्रों के परिचयात्मक विश्लेषण में भी सफल रहे हैं। उनमें स्वाभाविकता एवं सरलता है, वे नाटकीय गुणों से ओतप्रोत है। उन्होंने पात्रों के अंतर्द्वंद का भी मार्मिक चित्रण किया है। वे पात्रों के विचारों एवं जीवन सिद्धांतों के परिचायक है। उनमें पात्रों की बौद्धिकता, विचारशीलता भी भरी हुई है। वर्ग संघर्ष एवं वर्ग स्वार्थ के भी परिचायक हैं। यही कारण है कि उनके अधिकांश संवाद जो है वो व्यंग्य विनोद से परिपूर्ण है। उनमें भावुकता एवं मधुरता भी विद्यमान है, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण है। उनमें मार्मिकता एवं भावात्मकता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और वे सजल गति से प्रवाहित होने वाले उनके संवाद हैं उपन्यासों के। अगर हम भाषा के संदर्भ में देखें तो प्रेमचंद जी की भाषा तीखी, पैनी, मर्मस्पर्शी एवं प्रभावमयी है। वह चुस्त, चुटीली, मुहावरेद्वार एवं शुक्तियों से संपन्न है। रसवती, अलंकारमयी एवं कवित्वपूर्ण भी है और जनसाधारण के जीवन से अधिक संबंधित है। व्यंग्य, विनोद एवं हास्य परिहास भी भरा हुआ है। लेखक के जीवन अनुभव पर अवलंबित होने के कारण उनकी भाषा अत्यधिक सजीव एवं मार्मिक है। वह सीधी सादी है किंतु मौज मंजी हुई एवं प्रौढ़ है। परिष्कृत शब्दों से युक्त होते भी संस्कृत शब्दों से युक्त होते भी उर्दू फारसी का प्रयोग भी इसमें हुआ है। दैनिक जीवन में ये बोलचाल के अधिक निकट है। 7वां पॉइंट है आपका, प्रेमचंद जी ने अपने अधिकांश उपन्यासों की रचना वर्णनात्मक शैली में की है, जिसमें लेखक निर्लिप्त भाव से कथा का वर्णन करने में पूर्ण सफल हुआ है और शैली की सफलता के कारण उनके उपन्यासों में प्रभावशाली वर्णन उपलब्ध होते हैं और इस शैली में मार्मिकता एवं सजीवता का समावेश अधिक हुआ है और हास्य व्यंग्य के कारण यह वर्णनात्मक शैली अत्यधिक मनोरंजक भी बन गई है। कहीं कहीं लेखक ने कवित्वमयी शैली का भी प्रयोग किया है तो कई अलंकारों से अलंकृत भी किया है, परंतु अधिकांश स्थलों पर उनकी भाषा सरल स्वाभाविक ही है और उसमें उन्होंने वर्णनात्मक शैली को ही अपनाया है। 8वां बिंदु है इसका, प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में देश काल का अत्यधिक ध्यान रखा है और युग के अनुकूल परिस्थितियों, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों, धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं और आर्थिक विषमताओं आदि के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वातावरण की सृष्टि भी उसी के अनुकूल की है। उन्होंने नारी जीवन की समस्याओं, बेरोजगारी की समस्या, स्वदेशी आंदोलन की समस्या, दहेज की समस्या, वेश्या उद्धार की समस्या, ग्रामीण सुधार की समस्या, किसानों की लगान की समस्या, किसानों के ऋण की समस्या आदि का वर्णन करने के लिए तदनुकूल वातावरण का निर्माण भी किया है, जिससे उस युग की सभी समस्याओं का एक मार्मिक चित्र पाठकों के सम्मुख अंकित हो जाता है। 9वां बिंदु हम इसका लेते हैं, प्रेमचंद जी के आरंभिक उपन्यासों में उनका उद्देश्य आदर्शवादी रहा, क्योंकि उन्होंने समाज सुधार की ओर विशेष ध्यान देते हुए दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, अनमेल
विवाह, छुआछूत की भावना, रूढ़िवादिता, संकुचित जाति भावना, धार्मिक पाखंड, धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार, महाजनों के शोषण, अन्याय, पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध किया। परंतु आगे चलकर उनका दृष्टिकोण बदलता गया और ये यथार्थवादी होते चले गए। यही कारण है कि उन्हें गोदान में किसान, जमींदार, साहूकार, मजदूर, मिल मालिक, पुरोहित, यजमान, पंच, जनता आदि सभी के ऐसे ही संघर्षपूर्ण यथार्थवादी चित्र अंकित किए हैं जो उस समय के समाज का जीता जागता रूप प्रस्तुत करते हैं और जिनमें अबाध रूप से चलने वाली शोषण प्रक्रिया के साथ साथ किसानों की बेबसी, अकर्मण्यता, कुंठा, अदूरदर्शिता, रूढ़िवादिता और संगठनहीनता आदि के चित्र दिल को दहला देने वाले हैं। इसका अगला 10वां बिंदु है, इन्होंने अपने उपन्यास में तत्कालीन समाज अपनी संपूर्ण विकृति एवं प्रकृति के साथ अंकित किया है, अर्थात उनमें तत्कालीन युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चेतना अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अभिव्यक्त हुई है। उनके उपन्यासों द्वारा उस युग को वाणी मिली है। ये राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित है और राजनीतिक जागरण भी इनके उपन्यासों में विद्यमान है और इनके उपन्यास सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी सफल हुए हैं। यही कारण उन्होंने समाज से संबंधित जितनी भी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जमकर आवाज उठाई है। अगला बिंदु है कि प्रेमचंद जी के उपन्यासों में हमें जीवन दर्शन भी देखने को मिलता है। इसे देखने पर पता चलता है कि वे दरिद्र नारायण के भक्त थे, अर्थात दरिद्रों, दलितों, पतितों और पीड़ित में वो भगवान के दर्शन करते थे और वे ये जानते थे कि सारे अत्याचार और अनाचार जो है इनकी जड़ व्यक्तिगत संपत्ति है और इसी के कारण समाज में अनीति एवं बेईमानी फैल रही है। वे सभी मानवों में एक परमात्मा या आत्मा का दर्शन करते थे। संसार से परे किसी अन्य स्वर्ग के पीछे वो भटकने वाले नहीं थे, वरन वे चाहते थे कि इसी वसुधा को स्वर्ग बनाया जाए। गांधी जी के विचारों से सहमत होने के कारण वे पाप से घृणा करते थे, परंतु पापी से नहीं। उनकी दृष्टि में माया जाल से छूटने, भवबंधन के कटने और संसार के आवागमन से मुक्त होने का नाम मोक्ष नहीं था, अपितु दीन दुखी मानवों के कष्ट निवारण को ही वो सच्चा मोक्ष मानते थे। वे चाहते थे कि भारत के दलित, पतित एवं विजित मानव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, उन पर कोई अन्याय न हो, पाखंडियों, धूर्तों एवं भ्रष्टाचारियों के चंगुल से वे मुक्त रहें और उन्हें भरपेट भोजन, पहनने को यथेष्ट वस्त्र और रहने को मकान प्राप्त करें। और यही उनकी दृष्टि में मोक्ष था, यही उनका जीवन दर्शन था। अंतिम बिंदु में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी के अगर सभी उपन्यासों का अनुशीलन किया जाए तो पता चलता है कि लेखक की जो दृष्टि थी वो अत्यंत गहरी और विस्तृत लोक दृष्टि उन्हें प्राप्त थी। वे संपूर्ण राष्ट्र और राष्ट्र के माध्यम से संपूर्ण मानवों को सभी प्रकार के संत्रासों, अत्याचारों, अन्यायों एवं पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। इसके साथ ही वो व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव के उत्थान के पक्षपाती थे। यही कारण है कि प्रेमचंद जी ने सभी प्रकार की मानवीय समस्याओं के यथार्थ चित्रण के अतिरिक्त उनकी पारस्परिक एकता और अनेक कष्टों के उन्मूलन द्वारा उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने जिन उपन्यासों की रचना की है वे सभी उपन्यास उनके अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल रही हैं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के पद पर आसीन हैं। धन्यवाद।